मेरे भाई, जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा मैं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन याद रख लेना। 2015 में, 21 में और 24 में सवाल आया है, याद रख लेना, है ना। और ये 23 में ये सवाल आ रखा है। दोनों में से कोई भी सवाल पूछेगा तो एक ही आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर फर्स्ट है, ईटे मन के तथा अस्तिया। और चैप्टर फर्स्ट ले जितने भी PYQ सवाल है, मतलब इस चैप्टर से जितने भी अब तक जितने बार जितने सवाल पूछा गया है, केवल वो सब PYQ सवाल है। यानी कि PYQ सब्जेक्टिव का सीरीज़ है। ऐसे मैं सब सब्जेक्ट में कराऊंगा। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो ये बस 8 चैनल ही है जो कि आपको टॉपर बनाएगा। आपका भैया आपको टॉपर बनाएगा, बिलीव मी। तो आइए और सीधे सवाल करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, या कार्बन 14 विधि क्या है? दोनों में से कोई भी सवाल अगर पूछेगा तो आपको जवाब ऐसे देना है, प्यार से। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। अगर कोई जिंदा है तो उसमें कार्बन 12 और 14 समान मात्रा में पाया जाता है। और मृत्यु अथवा विनाश, है ना, की अवस्था में अगर मान लो कोई मृत्यु की ओर जा रहा है या विनाश हो रहा है उसका, तो कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मतलब कार्बन 12 रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, मतलब कार्बन 14 खत्म होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति है जिंदा है तो उसमें 12 भी है और 14 भी है। लेकिन जैसे इस व्यक्ति का मान ले विनाश होना शुरू हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन 14 जो होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, यानी वो उतना ही प्राचीनतम कहा जाता है। बस इतना याद रख लेना। तो इस सवाल को अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, ये PDF आपको मैं दे दूंगा सब, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये सब जो आपके ऐप हैं वहाँ पर मैं आप सबका डाल दूंगा फ्री में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको फ्री में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आते हैं ध्यान से, ठीक है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? 13 में, 16 में और 18 में सवाल आया है। यानी इतिहास लेखन में, जिससे जो लोग इतिहास लिखते हैं, तो अभिलेखों का क्या महत्व है? उन्होंने अभिलेख के बारे में क्या बताया? हाँ हाँ, वही अशोक ने अभिलेख लिखवाया है। हाँ, तुम्हें याद आ गया मेरे भाई। तो इसका आंसर ध्यान से देखना। मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का खास महत्व है। अभिलेख वे होते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी पर खोदे होते हैं। मतलब मिट्टी पे, धातु पे या पत्थर पे खोद खोद के लिखवाया जाता है। याद रखना, कलम उलम से नहीं, मार्कर से नहीं, खोद खोद के, छेनी हथौड़ी से। उसमें शासक अपनी उपलब्धियाँ, यानी कि जो राजा होता है अपनी उपलब्धि यानी जो हासिल किया रहता है उसके बारे में लिखवाता है, अपने कार्य के बारे में और अपने राज्य धर्म के बारे में लिखवाते हैं। यानी कि राज कैसे चलाया जाता है। जैसे मौर्य शासक अशोक ने भारत के कई हिस्सों में स्तंभों और शिलालेखों पर अभिलेख खुदवाए थे। यानी अशोक ने भारत में, है ना, स्तंभ पे शिलालेख अभिलेख खुदवाए थे। इन अभिलेखों से हमें अशोक के धम्म, मानवता की सेवा और विचार और उनके धर्म प्रचार के तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अशोक ने जो लिखवाया है ना, उससे उनके विचार कैसे थे, उनके धर्म कैसे थे, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक के बारे में, जो उन्होंने अभिलेख लिखवाए थे। तो आपको पता चल गया कि अभिलेख क्या होता है और अभिलेख किसने लिखवाया था और होता है। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो के अनागार के विषय में लिखे, 19 में सवाल आया था। अथवा विशाल अनागार पर टिप्पणी लिखे, मतलब अनागार के बारे में आपको बताना है, जो मोहनजोदड़ो में अनागार था जहाँ पर अनाज लिखा जाता था, बहुत बड़ा गोदाम था, उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान से देखना, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अनागार मिला है। इसमें 6-6 कमरों की 2 कतारें होती थी, मतलब दोनों तरफ से 6-6 को कमरा होता था। ऐसे लंबी कतारें होती थी दोनों तरफ से। कहोगे ठीक है सर, है ना। इसके बाद चबूतरे बने होते हैं जहां अनाज सुखाया जाता था। यहाँ किसानों से कर के रूप में अनाज एकत्र करके रखा जाता था, मतलब कर नहीं, टैक्स नहीं लिया जाता था, अनाज से लिया जाता था किसानों से। जब फसल खराब होती थी तो उत्पादन कम होता था, किसानों का फसल खराब हो गया या उनका उत्पादन खत्म हो गया, तो इस अनाज का वितरण नगरवासियों में किया जाता था। मतलब जहाँ जहाँ लोग रहते थे ना उस शहर में, उस नगर में, है ना, मोहनजोदड़ो में। तो मान लो किसी का खेती खराब हो गया, किसान का, तो उससे तो टैक्स ले लिया गया है, तो नगर वालों को दिया जाता था खाने पीने के लिए। तो याद रख लेना। अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि यार टॉपर बन जाओ। या कुछ लोग बेसिक से यार कुछ नहीं पढ़े होते हैं, अभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ नहीं पढ़े, उनको कुछ नहीं आइडिया है। तो उनके लिए है कि मैं नोट्स, VVI क्वेश्चन और गाइड, 3 चीज़ आपको देता हूँ। साइड में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, चैप्टर वाइज मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव,
यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा चैप्टर 1 का, फिर आपको उसका वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सब्जेक्टिव। ऐसे पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशोलॉजी हो, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स ले रिगार्डिंग, तो भाई मेरे चुपचाप ले लो। ऐप पे भी पूरा डाला हुआ है, ऐप पे जाके भी ले सकते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन में ऐप मिलेगा, आप डाउनलोड करो और जाके सब ले लो। सब टोटल एक में भी मिल जाएगा, सिंगल सिंगल भी मिल जाएगा, जैसे आपको लेना है, क्योंकि ये टॉप चैनल है, आपको पता है, सब्सक्राइबर मत देखना, ठीक है। याद रख लेना, आपको एक है ना यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ा रहा है, तो भाई साहब मजे तरीके से पढ़ सकते हो, याद रख लेना और टॉप बन सकते हो, ठीक है। तो जाके एप्लीकेशन में चेकआउट करो, या नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सीधे सवाल करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। जिसे सवाल देख लो कितना बड़ा रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 जो मुख्य केंद्र थे, मतलब 4 गो प्रमुख जो केंद्र थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, ये 4 गो, जिसे हम कहते हैं ना HML के, मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चारों से। तो कहोगे सर कैसे भी कर सकते हैं, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं KLMH, कैसे भी आपको करना है, चारों का उल्टा पुल्टा भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं यार, ठीक है। मेरा नेट ऑन हो गया है शायद, इसको बंद कर देते हैं। चलो अगला सवाल कर लेते हैं क्या। 5 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, तो चलिए हम लोग बता देते हैं। चलो, हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषता निम्न थे, जिसे यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यानी भारत के सबसे पुराना नगरीय सभ्यता कह सकते हो, प्रथम भी कह सकते हो। इस सभ्यता के नगर जाल की तरह बसे थे। इसमें सड़कें एक दूसरे को सीधा काटती थी और पूरे नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। तो इस तरीके से आप 2 पॉइंट लिख सकते हो कि यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता में नगर जाल की तरह बसे हुए थे, इसमें सड़कें एक दूसरे को सीधा काटती थी, है ना, इस तरीके से, और नालियाँ अच्छे खासे बनी हुई थी। कहोगे ठीक है सर। अगला जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि 22 में आ रखा है। लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? यानी इतिहास के बारे में जब पढ़ोगे तो इस स्थान के बारे में क्या इंपॉर्टेंस, यानी कि क्या महत्व बताया गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो लोथल गुजरात में स्थित एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, मतलब हड़प्पा नामक एक जगह है। इतिहास में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ हड़प्पा लोगों को बाहरी दुनिया से व्यापार के प्रमाण मिले थे। मतलब हड़प्पा के लोग बाहर दुनिया से, मतलब दूसरे दूसरे देश से व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। लोथल में बेलनाकार मोहरे, है ना, मिली थी। युगल स्वधान, 2 स्व जैसी चीज़ें पाई गई थी, और बंदरगाह और गोदीवाड़ा का एक स्थान भी मिला था, ठीक है। एक एक स्थान मिला था जो कि दफन करने वाला भी है। तो इस सब मिला था, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो। ये PDF आपको ऐप में मैं डालूंगा शायद, ठीक है, चेकआउट जरूर करना है आप डाउनलोड करके। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। तो 19 में और 20 में सवाल है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषता बताए। दोनों में कोई भी सवाल पूछ सकता है, कहोगे ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली थी, जहाँ से जल निकलता था लोगों का, तो उसके बारे में हमें बताना है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छी और योजनाबद्ध थी। घर, सड़कें और नालियाँ एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। जैसे सड़कें सीधी एक दूसरे को काटती थी, वैसे ही नालियाँ भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब जाके एक जगह एक दूसरे से मिलती थी। घरों का पानी पहले गली की नाली से जाता था, फिर वहाँ से मुख्य नाली में चला जाता था। मतलब घर के पानी छोटा नाली से निकला, फिर बड़ी नाली में चला जाता था। तो वहाँ के जो घर थे, नाली थी, सड़कें थी, वो सब कुछ एक दूसरे को काटती थी, मतलब एक जाके दूसरे में मिल जाती थी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली बनाई गई थी। कहोगे ठीक है सर। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। तो भैया मतलब हिंदू कह रहा हूँ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो शवों के दाह संस्कार थे उसके कितने प्रकार हैं, तो ये देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के निम्न प्रकार थे। जैसे हड़प्पा में शवों को पूरी तरह दफनाया जाता था। तो हड़प्पा में जो शव थे, यानी जो लोग मर गए उनको पूरी तरीके से दफनाया जाता था। और दूसरा, बहावलपुर में आंशिक दफन के साक्ष्य मिले थे, जहां शवों को खुले में छोड़ने के बाद अस्थियां चुनकर दफनाई जाती थी। और तीसरा, कुछ जगहों पर शव जलाकर उसकी राख को घड़े में रखकर दफनाया जाता था। और चौथा जो था, लोथल में पति पत्नी को एक साथ दफनाने का प्रमाण था। अगर पति मर गया तो पत्नी को भी साथ में दफनाया जाएगा, जिंदा है तब वो। तो इस तरीके से था। तो 4 पॉइंट था।
सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम बताएं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ दो और सभ्यता कौन कौन सी थी, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक मिस्र की सभ्यता। तो याद रखना, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही थी, यानी उसी समय में थी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। अगला सवाल है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। सवाल 15 में और 19 में आ रखा है। तो 2 नंबर में पूछता है, खुदाई के दौरान जो चीज़ मिलती है अगर उनसे इतिहास के बारे में पता चलता है तो पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं कि अगर हम कहीं पर भी खुदाई करा रहे हैं और कुछ हमें साक्ष्य मिलता है कि यहाँ लोग रहते थे, चाहे वहाँ एक शहर रहता था, नगर रहता था, तो जब हम उसके बारे में जानते हैं तो पुरातत्व होता है। यानी इतिहास के बारे में बेसिकली हमें पता चले तो पुरातत्व से पता चलता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। 14, 17 और 18 में सवाल आ रखा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थी, यानी कि जो शहर था, उसके बारे में आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक शहरी सभ्यता थी, मतलब एक हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी जिसमें एक योजनाबद्ध शहर के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर 2 हिस्सों में बटा था, ऊपरी और निचला। ऊपरी हिस्सों में सरकारी भवनों के अवशेष थे और निचले हिस्सों में रहने के लिए घर थे। यहाँ सड़कें, नालियाँ और स्नानघर, यानी कि स्नानघर मतलब नहाने वाला जगह, और अनाज रखने का स्थान के भी अवशेष मिले थे जो एक आधुनिक नगर की अच्छी योजना को दिखाते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता में बहुत कुछ मिला था। ठीक है, कहोगे ठीक है सर, मतलब सरकारी भवन मिला था ऊपर हिस्सा में सरकार का, निचले हिस्सा में लोग रहते थे, नालियाँ मिला, स्नानघर मिला, गली मिला, सड़कें मिली, अनाज रखने वाला जगह मिला। ठीक है, कहोगे ठीक है सर, ये सबके अवशेष मिले थे। यार फोकस के साथ देखोगे ना, हर चीज़ अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। तुम मार्केट से गाइड मत खरीदना, गलती होता है उसमें बहुत ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव गलत कर दोगे। मेरा गाइड ले लेना, ऑब्जेक्टिव उसमें सब चीज़ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे तरीके से दिया हुआ है भाई साहब, टॉप करोगे। मैंने गाइड आपको दिखा रखा है। ठीक है, चलो सवाल करते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं। सवाल 21 में आ रखा है। तो उत्तर में देख लेते हैं। उत्खनन वो प्रक्रिया होता है या उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई पर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। यानी कोई टीला की खुदाई हो रही है और वहाँ से कुछ सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, यानी कोई रहता था वहाँ पर, तो वो उत्खनन हो गया। इसमें प्राचीन कालीन पूरा अवशेष जैसे अभिलेख, मूर्ति, सिक्के, भवन के अवशेष आदि पाए जाते थे। तो उत्खनन से यानी कि जब मतलब सिंपल यार खुदाई उदाई होगी तो उसको उत्खनन कहा जाता है। अब उससे जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है, ठीक है, तो उससे एक सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि पहले कोई ना कोई रहता होगा या कुछ होता होगा इधर। कहोगे हाँ जी सर। 17 नंबर सवाल है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। 21 में सवाल आ रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रों जैसी थी, जिसका मतलब है कि इसमें चित्रों से बातें लिखी जाती थी। मतलब पहले ऐसे वर्ड में नहीं, चित्र में बात लिखा जाता था। अभी तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है और इसकी एक खासियत यह भी है कि पहली लाइन दाई से बाई और बाई से लाइनें मतलब बाई से दाई और बाकी लाइनें बाई से दाई और लिखी जाती थी। कहोगे ठीक है, मतलब जो दाई से बाई फिर बाई से दाई लाइन लिखी जाती थी फिगर बना बना के, तो लोग समझ नहीं पाते और आज तक भी लोग नहीं समझ पाए यार कि कौन भाषा में लिखते थे। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विषय में लिखें। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर था, मतलब नहाने वाला एक जगह था बहुत बड़ा, तो उसके बारे में आपको बताना है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 में 21 में रखा है। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर पक्की ईंटों से बना है और यह बहुत सुंदर है। इसके दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ी है। मतलब जिसे मान लो बनाया गया है तो इधर से भी और इधर से भी सीढ़ी है उतरने के लिए, इसमें जाके नहा सकते हो, बहुत बड़ा है, यहाँ पानी है। ठीक है, चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी हैं, मतलब यहाँ छोटे छोटे कमरे भी हैं सब जगह से देखोगे तो, और बीच में स्नान करने वाला जगह है। यह स्नानघर शायद धार्मिक स्नानघर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि भारत में धार्मिक रस्मों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी उपलब्ध था। तो मोहनजोदड़ो में जो भी स्नानघर था उसमें दोनों पानी था, बगल में कमरे थे, उतरने वाली दोनों तरफ से सीढ़ी थी, और ये खासकर धार्मिक स्नानघर था, यानी कि धर्म से संबंधित लोग नहाते थे पूजा पाठ वगैरह सब करने के लिए। कहोगे ठीक है सर। एंड अगला सवाल है 19 नंबर, शायद 20 को सवाल होगा। अभिलेख किसे कहते हैं। 2020 में सवाल आ रखा है। अर्थात अभिलेख के 2 महत्व बताएं। तो उत्तर अभिलेख उन पाठों को कहते हैं जो पत्थर, धातु आदि पर खोदे होते थे, ये उत्तर अभिलेख हो गया। यह प्राचीन समय से शासकों के आदेश और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अभिलेख में राजा
कि लिखी घटनाएं होती हैं, यानी कि जो भी राजा के द्वारा घटित हुआ है या जो भी राजा ने डिसीजन लिया है तो सब अभिलेखों में लिखा जाता था। अभिलेख की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी। इसके अध्ययन से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा इतिहास भी हमें सब समझ आता है। कहोगे ठीक है। अब अभिलेख के दो महत्व बताना था। तो पहला, ये प्राचीन घटनाओं और शासकों के आदेशों को दर्शाता है, और दूसरा, इतिहास के सही जानकारी देने में मदद करता है। तो अभिलेख से हमें इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती है। सॉरी, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गया है, ये 20वां नंबर का सवाल है ना, 20वां नंबर का। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली की विशेषता करें। ये तीनों सवाल देगा तो एक ही आंसर होगा। ये सवाल 24 में आ रखा है, तो भाई मेरे ध्यान से देखना, ठीक है। उत्तर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर की योजना बहुत अच्छी थी और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। भैया कारण देख लेते हैं कि प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला है सड़कें, दूसरा है नाले, तीसरा है भवन और चौथा है स्नानघर। ठीक है। जैसे सड़कें के बारे में जाने तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी और सड़कों के दोनों तरफ चबूतरे थे और जहाँ लोग आराम कर सकते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और बड़ी सड़क छोटी सड़क जुड़ जाती थी। नाले के बारे में पढ़ेंगे तो नगर की योजना में नालों को बहुत महत्व था। सड़क के किनारे नाले बने थे जिससे बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल जाता था। नालों की यह व्यवस्था बताती है कि हड़प्पा सभ्यता विकसित नगरीय सभ्यता थी। और भवन का रंग, हड़प्पा के भवन भी पक्की ईंटों से बने थे और बहुत सुंदर थे। इनकी बनावट यह स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्थित नगर था, मतलब अच्छे तरीके से चल रहा था। स्नानघर के बारे में अगर हम जानेंगे तो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानघर मिला है जहाँ कई लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं। यह स्नानघर भी पक्की ईंटों से बना था और नगर की योजना में इसका विशेष महत्व था। कहोगे हाँ सर, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अगला अनागार। हड़प्पा सभ्यता में कई नगरों में अनागार मिले हैं जहाँ लोग अनाज रखते थे। यह भी नगर के होने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मेरे भाई, तो नोट्स जरूर ले लेना ताकि आप टॉपर बन जाओ, टॉप कर जाओ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। छोड़ना मत, दबा के दम घंटी को रेल देना मेरे भाई, टॉपर बनना है तो तुम्हें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैप्टर नंबर 2 में ऐसी पॉलिटी जियोग्राफी सबका लेकर आऊँगा PYQs, तो ऐसा कोई नहीं देगा यार, ठीक है।